तो जय भीम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का किससे सुने अनसुने के चौथे एपिसोड में। साथियों, आज जो एपिसोड है या किससे अनसुने में जो किस्सा है आज, वो है लाल बहादुर शास्त्री का। साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है कि 11 जनवरी 1996 को ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री जी की एक रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई थी। तो आज जो किस्सा है साथियों, वो लाल बहादुर शास्त्री जी के ऊपर है। चलिए शुरू करते हैं आज का किस्सा। अयूब साहब कहते रहे कि हमें क्या, हम तो अपने टैंकों को लेकर आगे बढ़ेंगे, सैकड़ों टैंकों के साथ, और टहलते हुए दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से टहलते हुए, घूमते हुए दिल्ली में आने का उनका इरादा था। और जब ये इरादा हो तो कुछ अगर हम भी थोड़ी तरफ लाहौर की तरफ टहल कर चले गए तो मैं समझता हूँ कि मैंने या हम लोगों ने कोई गलत बात तो ऐसी नहीं की। साथियों, अभी जो आपने आवाज सुनी है, ये आवाज है भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की। भारत पाकिस्तान का युद्ध खत्म हुए अभी 4 ही दिन हुए थे जब प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिल्ली के रामलीला ग्राउंड मैदान में हजारों लोगों के सामने बोलना शुरू किया। तो वो कुछ ज्यादा ही अच्छे मूड में थे साथियों, कि शास्त्री नहीं 1965 के युद्ध के बाद भारतीय नेतृत्व का आत्मविश्वास बोल रहा था। ये वही शास्त्री थे साथियों जिनके 5 फीट 2 इंच के कद और आवाज का अयूब ने 1 साल पहले मजाक उड़ाया था। पाकिस्तान में भारत के पूर्व उच्च आयुक्त रहे शंकर वाजपेयी ने, जिनकी हाल में मृत्यु हो गई है, अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि अयूब ने सोचना शुरू कर दिया था कि भारत कमजोर है। वो नेहरू के निधन के बाद दिल्ली जाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने यह कहकर अपनी दिल्ली यात्रा रद्द कर दी थी कि अब किससे बात करें। तो शास्त्री जी ने कहा कि आप मत आइए, हम आ जाएंगे। वो गुट निरपेक्ष सम्मेलन में भाग लेने काहिरा गए हुए थे और लौटते वक्त वो कुछ घंटों के लिए कराची में रुके। ये एक बुक है, उसमें लिखा हुआ भी है, जो लाल बहादुर शास्त्री जी की बुक है, कि जब वो जो जनरल अयूब थे वहां के, वो शास्त्री जी को एयरपोर्ट छोड़ने आए तो अपने साथियों की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने बोला कि इनके साथ बात करने में कोई फायदा नहीं है। 65 की लड़ाई के दौरान साथियों, अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन ने शास्त्री जी को धमकी दी थी कि अगर आपने पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई बंद नहीं की तो हम आपको PL 480 के तहत जो लाल गेहूं भेजते हैं उसको बंद कर देंगे। साथियों, उस समय भारत गेहूं के उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं था और शास्त्री जी को यह बात बहुत चुभी, क्योंकि वो बहुत ही स्वाभिमानी व्यक्ति थे। अगर आप उन्हें पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि लाल बहादुर शास्त्री जी बहुत ही स्वाभिमान के पक्के थे और एक स्वाभिमानी आदमी थे। और शास्त्री जी के जो बेटे हैं अनिल शास्त्री जी, वो उनको याद करते हुए ये बोलते हैं, जो ऑडियो क्लिप में अब आपको सुनाने जा रहा हूँ। और आज भी लोग उनको याद करते हैं, चाहे उनका जय जवान जय किसान का नारा हो, चाहे उन्होंने हफ्ते में एक दिन उपवास करने की बात, एक शाम उपवास करने की बात की हो, जिससे कि अपने स्वावलंबन पे, आत्मसम्मान पे किसी प्रकार का कोई आघात ना पहुंचे और गर्व से जीना उन्होंने भारतवासियों को सिखलाया कि हम हफ्ते में एक समय भोजन नहीं करेंगे, लेकिन विदेश से जो खाना आ रहा है, हम विदेशी मुल्क के किसी भी उनके समक्ष हम हाथ नहीं फैलाएंगे खाने के लिए। साथियों, शास्त्री जी ने देशवासियों से कहा उस टाइम पर कि हम हफ्ते में एक वक्त भोजन नहीं करेंगे, इसकी वजह से अमेरिका से आने वाले गेहूं की भरपाई हो जाएगी। लेकिन इस अपील से पहले उन्होंने मेरी मां ललिता शास्त्री से कहा कि क्या आप ऐसा कर सकती हैं कि आज शाम हमारे यहाँ खाना ना बने। ये बात अनिल शास्त्री जी ने अपने बुक में लिखी है, जो उन्होंने अपने फादर लाल बहादुर शास्त्री जी के लिए बुक लिखी है, उसमें ये बात उन्होंने लिखी है। मैं कल देशवासियों से एक वक्त का खाना ना खाने की अपील करने जा रहा हूं। मैं देखना चाहता हूं कि मेरे बच्चे भूखे रह सकते हैं या नहीं। जब उन्होंने देख लिया कि हम लोग एक वक्त बिना खाने के रह सकते हैं, तो उन्होंने देशवासियों से भी ऐसा करने के लिए कहा। साथियों, 1963 में कामराज योजना के तहत शास्त्री जी को नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा था। उस समय शास्त्री जी भारत के गृह मंत्री थे। कुलदीप नैयर ने BBC के एक इंटरव्यू में बताया था, उस शाम मैं शास्त्री के घर पर गया था। पूरे घर में ड्राइंग रूम को छोड़कर हर जगह अंधेरा छाया हुआ था। शास्त्री वहां अकेले बैठे अखबार पढ़ रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि बाहर बत्ती क्यों नहीं जल रही है। उनका जवाब था कि अब से मुझे इस घर का बिजली बिल अपनी जेब से देना होगा,
इसलिए मैं हर जगह बत्ती जलाना बर्दाश्त नहीं कर सकता। साथियों, जब लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद सम्मेलन में भाग लेने के लिए रशिया गए तो वो अपना खादी का ऊनी कोट पहनकर गए थे। रशिया के प्रधानमंत्री एलेक्सी कोसिगिन एकदम समझ गए कि इस कोट से ताशकंद की सर्दी का मुकाबला नहीं हो पाएगा और अगले ही दिन उन्होंने शास्त्री जी को एक ओवरकोट गिफ्ट किया। उनके दिमाग में यह था कि शास्त्री जी इस ओवरकोट को ताशकंद की सर्दी में पहन लें ताकि वो सर्दी से बच सके। अनिल शास्त्री जी अपनी बुक में लिखते हैं कि अगले दिन उन्होंने देखा कि शास्त्री जी फिर वही अपना खादी का पुराना कोट पहन के आ रहे हैं। तो उन्होंने बहुत झिझकते हुए शास्त्री जी से पूछा कि क्या आपको वो कोट पसंद नहीं आया। शास्त्री जी ने कहा कि वो कोट वाकई में बहुत गर्म है, लेकिन मैंने उस कोट को अपने एक दल के सदस्य को दिया है, कुछ दिनों के लिए पहनने के लिए दे दिया है, क्योंकि वो अपने साथ इस मौसम में पहनने के लिए, इस सर्दी से बचने के लिए कोट नहीं लाया, तो मैंने वो कोट उसे दे दिया है। कोसिगिन ने भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति के सम्मान में आयोजित किए गए सांस्कृतिक समारोह में इस घटना का जिक्र करते हुए कहा कि हम लोग तो कम्युनिस्ट हैं, लेकिन प्रधानमंत्री शास्त्री सुपर कम्युनिस्ट हैं। लाल बहादुर शास्त्री के दूसरे बेटे सुनील शास्त्री भी ऐसी ही एक घटना बताते हैं और अपनी बुक में लिखते हैं, जब शास्त्री प्रधानमंत्री मिले तो उन्हें सरकारी इस्तेमाल के लिए उन्हें एक शेवरले इम्पाला कार दी गई। एक दिन मैंने बाबूजी के निजी सचिव से कहा कि वो ड्राइवर को इम्पाला के साथ घर भेज दें। हमने ड्राइवर से कार की चाबी ली और दोस्तों के साथ ड्राइव पर निकल गए और देर रात जब हम घर लौटे तो हमने कार गेट पर ही छोड़ दी और घर के पीछे से किचन के रास्ते से होते हुए घर में घुस गए। और वो आगे लिखते हैं, मैं जाकर अपने कमरे में सो गया। अगले दिन सुबह 6:30 बजे मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने सोचा कि कोई नौकर दरवाजा खटखटा रहा है। मैंने चिल्ला कर कहा कि अभी मुझे तंग ना करें क्योंकि मैं रात देर से सोया हूं। सुनील शास्त्री आगे बताते हैं, दरवाजे पर फिर दस्तक हुई और जब मैंने उठकर देखा तो सामने बाबूजी खड़े थे। उन्होंने मुझे मेज पर आने के लिए कहा जहां सब लोग बैठे हुए चाय पी रहे थे। वहां अम्मा ने मुझसे पूछा कि कल रात तुम कहाँ गए थे और इतनी देर से क्यों लौटे। इसी संदर्भ में बाबूजी ने पूछा कि तुम गए कैसे थे और सुनील जी को सच बताना पड़ा कि वो उनकी सरकारी इम्पाला कार से घूमने निकले थे। चाय पीने के बाद उन्होंने सुनील को कहा कि तुम कार के ड्राइवर को बुलाओ और जैसे ही ड्राइवर आया तो शास्त्री ने ड्राइवर से पूछा कि क्या आप कार में कोई लॉगबुक रखते हैं। जब उन्होंने हाँ में जवाब दिया तो शास्त्री ने पूछा कि कल रात इम्पाला कार जब सुनील लेके गया था तब से लेके अब तक कितने किलोमीटर चली है, यानी उनके आने जाने की जर्नी कितने किलोमीटर की रही है। जब ड्राइवर ने कहा कि सर 14 किलोमीटर ड्राइव करके आए हैं ये कार को, तो उन्होंने कहा, यानी शास्त्री जी ने कहा कि इसे निजी इस्तेमाल की मद में लिखा जाए और अम्मा को निर्देश दिया कि प्रति किलोमीटर के हिसाब से 14 किलोमीटर के लिए जितना पैसा बनता है उनके निजी सचिव को दे दें ताकि उसे सरकारी खाते में जमा कराया जा सके। तो ऐसी आदत थी या ऐसी इतनी ईमानदारी थी शास्त्री जी में। एक किस्सा और है साथियों, एक बार बिहार के कुछ लोगों को शास्त्री जी ने अपने घर में बुलाया। शास्त्री जी ने बिहार के कुछ लोगों को अपने घर पर मिलने का समय दिया। उसी दिन इत्तेफाक से एक विदेशी मेहमान के सम्मान में एक समारोह का आयोजन होना था जहां शास्त्री जी का पहुंचना बहुत ज़रूरी था और वहां से लौटने में उन्हें बहुत देर हो गई। तब तक उनसे मिलने आए वो बिहार से जो लोग उनसे मिलने आए थे वो निराश होकर अपने घर वापस लौट गए। शास्त्री जी के बेटे अनिल शास्त्री जी बताते हैं कि जब शास्त्री जी को पता चला कि उनसे मिलने आए लोग बहुत देर से उनका वेट कर रहे थे और निराश होकर घर गए हैं, तो इसी क्रम में जब उन्होंने शास्त्री जी को पता चला कि वो लोग इंतज़ार करके निकल गए हैं, तो शास्त्री जी ने अपने निजी सचिव से पूछा कि क्या आपको पता है वो लोग कहाँ गए हैं। तो उनके निजी सचिव ने बताया कि साहब वो लोग अभी यहीं बैठे हुए बात कर रहे थे कि प्रधानमंत्री आवास से बाहर निकलकर जो बस स्टॉप है वहाँ पर चलते हैं और वहाँ पर रुकते हैं। तो शास्त्री जी तुरंत अपने निवास से निकलकर बस स्टॉप पहुँच जाते हैं। उनका सचिव बोलता रहा कि साहब लोगों को जब पता चलेगा कि एक प्रधानमंत्री ऐसा कर रहे हैं तो लोग क्या कहेंगे। तो शास्त्री जी ने इस बात का जवाब अपने निजी सचिव को कुछ इस अंदाज में दिया कि तब लोग क्या कहेंगे जब लोगों को पता चलेगा कि मैंने लोगों को आमंत्रित किया और
उनसे मिला भी नहीं। मैंने ही उन्हें अपने घर इनविटेशन भेज दिया बुलाने के लिए और उन लोगों से मिला तक नहीं। तो सचिव ने कहा कि साहब मैं उन्हें लेने चला जाता हूँ, आप यहीं रुकिए। लेकिन शास्त्री जी ने कहा नहीं, मैं उन्हें खुद लेने जाऊंगा और इस गलती के लिए उनसे माफ़ी भी मांगूंगा। और जैसे ही शास्त्री जी बस स्टॉप पे पहुंचे तो उन्होंने देखा वो सारे व्यक्ति वहीं खड़े हुए हैं और बस का वेट कर रहे हैं। शास्त्री जी ने तभी उनसे माफ़ी मांगी और अपने साथ उन सभी को अपने घर लेकर आ गए। 11 जनवरी 1966 को जब शास्त्री जी का ताशकंद में निधन हो गया, रहस्यमयी तरीके से निधन हुआ, तो उनके जब पता चलता है ताशकंद में कि ऐसे ऐसे शास्त्री जी का रहस्यमय तरीके से निधन हो गया है, तो सबसे पहले जो उन्हें देखने पहुंचे थे वो थे पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान। उन्होंने शास्त्री जी के पार्थिव शरीर को देखकर कहा, Here lies a person who could have brought India and Pakistan together। यानी यह जो पार्थिव शरीर है यह उस इंसान का है जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान को एक कर सकता था। जब शास्त्री जी के शव को दिल्ली एयरपोर्ट लाने के लिए ताशकंद एयरपोर्ट लाया जा रहा था, तो रास्ते में जितने भी सोवियत एम्बेसीज के फ्लैग थे, जो झंडे थे, चाहे वो रशिया का हो, इंडिया का हो, या जो भी सोवियत कंट्री उस टाइम वहाँ पे अवेलेबल थी, वहाँ पर थी, उस कंट्री के जितने भी फ्लैग थे वो सारे के सारे नीचे झुके हुए थे सम्मान में। जब शास्त्री जी के ताबूत को कार से निकालकर एरोप्लेन में रख रहे थे, तो उस जो ताबूत था, जो वो बॉक्स था, कॉफिन था, जो उसे कंधा देने के लिए रशिया के प्रधानमंत्री अलेक्से कोसिगिन के साथ राष्ट्रपति अयूब खान भी थे, जिन्होंने उस कॉफिन को, जिन्होंने उनके पार्थिव शरीर को कंधा दिया। शास्त्री के जीवनीकार और उनके सचिव रहे सीपी सिंह लिखते हैं, मानव इतिहास में ऐसे बहुत कम उदाहरण हुए हैं कि एक दिन पहले एक दूसरे के घोर दुश्मन कहे जाने वाले प्रतिद्वंदी न सिर्फ एक दूसरे के दोस्त बन गए थे, बल्कि दूसरे की मौत पर अपने दुख का इजहार करते हुए उसके ताबूत को कंधा भी दे रहे थे। साथियों, शास्त्री जी की मृत्यु के बाद उनकी जो किताब थी वो बिल्कुल ही कोरी थी, बिल्कुल ही साफ थी। ना तो वो किसी के लिए कोई घर छोड़ के गए थे, ना गाड़ी, ना जमीन और ना ही कोई कुर्सी। इतने साफ कैरेक्टर के व्यक्ति थे लाल बहादुर शास्त्री जी। तो इसी के साथ आज का किस्सा करते हैं खत्म। मिलते हैं कल संडे को एक नए किस्से सुने अनसुने के एपिसोड में। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, आदाब, जय भीम।